हाँ, तो लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 10 मतलब पेज नंबर 9 पे एंड किया था, तीनों इक्वेशंस एंड किए थे। और तुम्हारी एग्जाम से 4-5 दिन में तो मेरे को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा जल्दी कैचअप करना, मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, थोड़ा समझने का ट्राई करना। नहीं समझा तो पीछे जाओ, फिर से वीडियो रिवाइंड करो और फिर से देखो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे जो ब्लैक बॉक्स है वो देखो। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r take times t to come back to its starting position, thus its speed can be determined by using the formula given below. समझो इन लोग का बोलना क्या है। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, समझो एक बॉल है, वो मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट हट गया, हाँ, ये जो इधर एक ऑब्जेक्ट है वो ये पाथ में घूम रहा है, और ये जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है r, इसका रेडियस है वो है r। तो ये ऑब्जेक्ट जितना टाइम लेगा इधर से इधर फिर से आने के लिए, कितना टाइम लेगा इधर से इधर आने के लिए, अगर हमें वो पता है और हमें इसका रेडियस पता है तो हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो उसके स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है क्या? स्पीड इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। और सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम क्यों? पहले कितना टाइम लिया है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है ये एरिया, ये एरिया, मतलब वो उतना ही। अपन क्या करते थे? डिस्टेंस लेते थे स्पीड निकालने के लिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये फिर से ये जो गोल था उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो पर उसका अपन कैलकुलेशन कैसे करते हैं? उसका अपन कैलकुलेशन करते हैं सर्कल के मामले में 2πr से। किससे? 2πr से। तो अपन ऐसा इधर गिनते तो नहीं, मीटर्स में ऐसा नहीं निकलेगा, तो 2πr का अपन लगाएंगे फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस के इधर। ये डिस्टेंस बन जाएगा हमारा और टाइम हमारा होगा जितना समझो इतना टाइम t। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया स्पीड का? 2πr अपॉन t। कैसे हुआ? ये ऑब्जेक्ट था, उसको ये सर्कुलर मोशन में, इसको ये पाथ ट्रैवल करना था, ये जो सर्कुलर पाथ था उसका रेडियस है r। अभी अपन डिस्टेंस लेते थे, अगर एक ऑब्जेक्ट का अगर अपन को स्पीड निकालना है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो अपन ने इधर से लेके उसको यहाँ से घूम के यहाँ आना है, फिर से यहाँ घूम के वहां जाना है उसको, फिर से उसका मतलब क्या उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और सर्कल के ये एरिया को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस वो डिस्टेंस के जगह हम सर्कमफेरेंस लिख देंगे। तो सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम के जगह सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं आता तो जाके कहीं मर जाओ। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr अपॉन t मतलब टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे 2πr अपॉन टाइम। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट टाइम नहीं, मतलब नेक्स्ट चीज पे हम बढ़ेंगे। ओ ये बढ़ेंगे, फिर वो हो गया। उसके बाद नहीं, उसके बाद है डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन लोग ने क्या ये क्या डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी जब अगर कोई चीज सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो इसके लिए इन्होंने क्या लेने बोला? एक डिस्क लेने बोली है। ये सर्कुलर तुम्हारी डिस्क है, समझो भिंगरी हो गई, भिंगरी अपनी बड़ी वाली वो हो गई, और उसके ऊपर वो बड़ी वाली है, उसके ऊपर एक कॉइन रखने बोला है। और इसको समझ लो ये इधर इसका ये पकड़ के तुम लोग ऐसा घुमा देते हो, तो ये ऐसे 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 घूमने लगती है। तो ऐसे ऐसे घूमने लगती है तो क्या होगा पता है क्या? जो कॉइन है तुम लोग ने देखा कभी? तुम लोग ने एक या बचपन में वो जो चिपकने वाले डार्ट्स होते हैं जो गन में से निकलते हो, कभी फैन में लगाओ और फैन चालू कर दो, ऐसा ऐसा घूमेगा और घूम के एक डायरेक्शन में उड़ के चला जाएगा, घूम के एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो क्या होगा पता है? समझो ये कॉइन है, ये 1 रुपए का कॉइन है, ये इस पे हमने रखा है, एकदम स्पीड में ये घूमने लगा। तो क्या होगा पता है क्या? समझो ये इधर था ना, तो है ना ये कॉइन जो था ना वो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में उड़ जाएगा। टेंजेंट क्या होता है पता है क्या? जो सर्कल होता है और अगर उसके एक पॉइंट पे एक लाइन ऐसे टच करके निकल रही है। टेंजेंट क्या होता है? ये एक सर्कल है, ये सर्कल पे एक पॉइंट पे टच करके एक लाइन निकल रही है, ये पॉइंट पे समझो, तो टच करके एक लाइन निकल रही है तो है टेंजेंट। तो जब ऐसे एक डिस्क पे रख के एक इसको घुमाया जाएगा तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो कॉइन उड़ जाएगा।
समझो ये ऐसे ऐसे समझाता हूँ तुम लोग को, ऐसा टॉप व्यू से समझाता तो ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा। साइड फ्रेम था, ये समझो ये भिंगरी थी, ये भिंगरी का वो था और ये कॉइन था, ये ऐसा 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 गोल गोल घूमने लगा तो ये जो कॉइन है वो है ना, इसके ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में उड़ जाएगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन समझी तुम लोग को, एक पॉइंट पर टच करके एक सीधी लाइन में, समझो ये सर्कल था, अरे यार हाँ रुको, ये सर्कल था, ये कॉइन था, ये ऐसा 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 घूम रहा है, तो ये कॉइन ऐसे एक ऐसे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उड़ जाएगा। टेंजेंट एक लाइन टच करके, एक लाइन बोल रहा हूँ, एक पॉइंट टच करके, एक सर्कल पे एक पॉइंट टच करके ऐसे उड़ जाएगा, तो वो हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इनका बोलना क्या था, डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने तुम्हें बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मतलब एक जगह पे घूमे जा रहे एक स्पीड पे घूमे जा रहे, तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ही पाथ में घूमे जा रहे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज की वेलोसिटी ऐसे निकलेगी तो कौन से डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो चीज फेंकी जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग, ये हो गया अब हम सीखेंगे दो टाइप ऑफ फोर्सेस। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। दो टाइप ऑफ फोर्सेस सीखेंगे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स क्या होता है पता है? समझो ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इधर एक इंसान है इस साइड और इस साइड एक इंसान है। हाँ, तो ये एक टेबल है जिसको ये दो इंसानों को सरकाने का है। तो ये अब क्या करता है, ये अपने दोनों हाथों से इसको ढकलता है। तो ये अपने दोनों हाथों से इसको ढकलता है और फिर ये अपने दोनों हाथों से इसको ढकलता है। तो जब ये समझो इसने ताकत, यूनिट होता है ताकत का, और फिर भी इसने लगाई 100 पावर इसने, न्यूटन निधि पावर का, ये न्यूटन होता है ना यूनिट, वॉट्स। हाँ, तो इसने 100 वॉट की एनर्जी लगाई और इसने भी 100 वॉट की एनर्जी लगाई, तो क्या होगा? थोड़ा भी अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज होगा तो इस साइड से भी सेम फोर्स लग रहा है इस चीज को, और इस साइड से भी सेम फोर्स लग रहा है चीज को, तो ये चीज हिलेगी ही नहीं, ये जिधर थी उधर ही रहेगी। तो जब एक चीज को दोनों साइड से सेम प्रेशर या सेम एनर्जी लगाई जाती है या सेम फोर्स लगाया जाता है तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इधर एक बंदा था, इधर एक बंदा था, दोनों ने अपने हाथ से इस टेबल को ढकलने की कोशिश की, 100 की ताकत इसने भी लगाई, 100 की ताकत इसने भी लगाई, तो दोनों साइड से, इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है, इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है। अब दोनों साइड से अगर सेम फोर्स लगता है कोई चीज को, तो चीज ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, जिधर थी वो वही खड़ी रहेगी, तो वो हो जाएगा बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड, दोनों साइड सेम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स हमारा हो गया। अनबैलेंस फोर्स, ये एक टेबल है, इधर एक बंदा है, इधर एक बंदा है, ये थोड़ा जाड़ा है, एकदम नल्ला पतला सा बना, तो इसको ये छोटू सा है। हाँ, और ये बंदा एकदम बड़ा है, मतलब बड़ी ताकत वाला। तो ये दो बंदे हैं, टेबल है यहाँ पर बीच में, दोनों को बोला अपने अपने हिसाब से ताकत लगाओ। ये बंदा छोटू सा है, इसने लगाई 50 की पावर,
ये बंदा इसके ट्रिपल साइज का है, इसने लगाई 150 की पावर। तो यहां से 150 की पावर जा रही है और यहां से सिर्फ 50 की पावर आ रही है। तो क्या होगा, इस साइड से अगर मैं इस साइड से ज्यादा धक्का मार रहा हूँ तो चीज उस साइड जानी चाहिए, लेकिन यहाँ उसको 50 का फोर्स भी है, तो क्या होगा, चीज थोड़ी कम थोड़ी धीरे जाएगी, पर वो उस साइड मूव होने लगेगी। पहले क्या हो रहा था, चीज जगह की जगह पर थी, पर अब वो उस साइड जाने लगेगी कि इसकी ताकत कम है, इस इंसान से इस साइड से ज्यादा ताकत लग रही है, इस साइड से कम ताकत लग रही है, तो इस साइड ही जाएगा टेबल। तो एक साइड 50 की पावर है, एक साइड 150 की पावर है, एंड 150 इज नॉट एट ऑल इक्वल टू 50। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है, तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स जहां दोनों साइड से सेम पता फोर्स लग रहा है, और एक साइड और ये बैलेंस्ड कौन सा, हाँ, और अनबैलेंस्ड फोर्स जिसमें एक साइड से ज्यादा लग रहा है और एक साइड से कम लग रहा है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। ये अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, मैं लिखूंगा नहीं, रीड करके बताता हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये 3 लॉस तुम्हें रटे हुए होने चाहिए, एकदम परफेक्टली आने चाहिए, एकदम परफेक्टली इन द सेंस ऐसा तुम्हारे दिमाग में ऐसा इम्प्रिंटेड होना चाहिए कि वर्ड का वर्ड, और ये वर्ड एक भी इधर का उधर हुआ तो मार्क्स कट जाता है, क्योंकि उसने जिस वर्ड्स में बोला था उसी वर्ड्स में तुम्हें भी बोलना चाहिए, वरना वर्ड्स मेक अ डिफरेंस, तो पूरा मतलब बदल जाता है। तो फर्स्ट लॉ है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force acts on it। ये लॉ का मतलब क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट है, समझो ये बॉल है, ये बॉल है, फिलहाल स्पेस कंसीडर करते हैं, उसके बाद में तुम लोग को अर्थ बताऊंगा कि अर्थ पे ऐसा क्यों नहीं होता है। ये एक बॉल है, स्पेस में है, स्पेस में वैक्यूम होता है, हवा नहीं होती, किसी चीज का कोई वो नहीं होता, कोई फुकट की एनर्जी नहीं होती है, मतलब एनर्जी और फोर्स नहीं होता है। तो अगर स्पेस में एक अगर ऑब्जेक्ट है वो जो हिल रहा है, थोड़ा समझो इस डायरेक्शन में हिल रहा है, तो वो एटर्निटी मतलब कोई एंड नहीं, तब तक वो उसी डायरेक्शन में चले जाता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। अर्थ पे कैसा है, बॉल फेंको तो एक जगह पे जाके रुक जाता है, स्पेस में अगर एक ऐसी चीज है उसके साथ टच किया तो वो जिंदगी तो बहुत छोटा वर्ड है, हमेशा के लिए उसी डायरेक्शन में चले जाता रहेगा। और अगर स्पेस में एक बॉल है जिसको अगर तुम टच नहीं करोगे तो वो उसी जगह पे जिंदगी भर रहेगा, उसी जगह पे कभी नहीं हिलेगा वहां से, कभी भी नहीं। और मैंने स्पेस का एग्जांपल क्यों लिया, अर्थ पे बहुत सारे पुल्स होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी का अलग फोर्स है, फिर अपने अपने हर ऑब्जेक्ट का अलग फोर्स होता है, हर ऑब्जेक्ट का अलग फोर्स होता है, मतलब ये तुम्हारी दीवार है, उसका भी एक अट्रैक्टिंग फोर्स है, पर उतना स्ट्रांग नहीं है अर्थ जितना, तो हर चीज का एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। तो अर्थ में बहुत सारे ग्रेविटी है, फिर चीजों का पुल है, फिर हवा है, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स है हवा में, हर मतलब क्या ये सब चीजें छोटा छोटा फोर्स करके वो चीज को रोक लेती है। पर स्पेस में ऐसा कुछ नहीं, स्पेस में है वैक्यूम, एयर नाम की चीज नहीं, कुछ नहीं। तो अगर तुम्हें उसको थोड़ा एक डायरेक्ट मतलब उसको थोड़ा सा होता तो वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चले जाता रहेगा। और स्पेस में अगर कोई चीज को कुछ मतलब किसी ने कुछ मस्त मतलब कुछ नहीं हुआ तो वो उसी जगह पे रहेगा विदाउट एनी मतलब रेस्ट पे, हिलेगा ही नहीं कभी भी। तो अब इंग्लिश में, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट ये बॉल हो गया, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट मतलब एक जगह पे, ये जो ये वाला एग्जांपल था,
remain at rest, or in the state of uniform motion, or in the state of uniform, एक straight line, ये बॉल एक straight line में जा रहा है, और in the state of uniform motion along a straight line, बता, along a straight line, unless an external unbalanced force act on it. इसका मतलब है अगर कोई चीज है जो मूव कर रही है तो वो एंड तक मूव करते रहेगी, और कोई चीज है जो जगह पे है तो वो जिंदगी भर जगह पे रहेगी जब तक उसके साथ कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, मतलब किसी चीज का धक्का लग गया, या किसी चीज ने धक्का दे दिया, या इंसान ने उठा के रख दिया, ऐसा कुछ ना, उस वो चीज उधर ही रहेगी या तो वही मोशन में होगी। अब ये मोशन तुम लोगों ने बोला, हाँ अर्थ पे ये चीज पॉसिबल है कि अगर कोई चीज जगह पे रखी है तो 100 साल बाद भी हमें उधर मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज है। फिर भी बिल्डिंग गिर जाती है या हवा से उड़ जाती है चीजें, वो सब डिफरेंस बढ़ता है, पर फिर भी वो ये वाला केस क्यों नहीं होता कि अगर हम अर्थ पे कुछ फेंके तो उसी डायरेक्शन में चले जाता रहता है। बताया मैंने, यहाँ ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको जमीन की तरफ खींच रही है। यहाँ पर हवा में मॉलिक्यूल्स है जो उसे थोड़ा उसका फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर एयर है, ऐसी बहुत चीजें हैं अर्थ पे जो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होने देती। तो ये वो क्या एक्सटर्नल फोर्स डालती है उस चीज पे, क्या एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इसलिए वो चीज रुक जाती है या एक लाइन में नहीं जाती। भाई स्पेस में एक लाइन में अगर थोड़ा सा भी कुछ धक्का इधर से एक टिच्चू की दी तो जिंदगी भर स्पेस में चली जाएगी, और कुछ नहीं किया तो वो उसी जगह पे रहेगी। तो इसका मतलब क्या बनता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, ये वाला रेस्ट, और एट द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इससे ज्यादा ये लॉ नहीं समझा सकते। आई होप तुम्हें समझ गया होगा। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल देने जाओगे तो अगर इसका एग्जाम्पल ऐसा, अगर एक रूम है जिसके अंदर कोई आता जाता है नहीं, कोई मूवमेंट होता है नहीं, समझो एक किसी दूर बंकर मतलब जमीन के अंदर जो एक रहने की जगह होती है, वो उसमें अगर एक चीज रखी है तो 1000 साल बाद भी वही चीज वहीं पर मिलेगी, क्योंकि विदाउट उस पर अगर किसी ने फोर्स नहीं लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो वो चीज रेस्ट पे रहती है। रेस्ट पे मतलब जा रखी है वहीं रहती है। वो एक एग्जाम्पल हो गया। और अगर वो लाइन वाला एग्जांपल चाहिए तो स्पेस में पकड़ लो। अगर स्पेस में कोई भी चीज ऐसी, तो स्पेस में वैसे अपन तो नहीं जा सकते, पर स्पेस में कोई जाएगा तो ऐसा कोई फेंकेगा तो वो उसी लाइन में हमेशा एटर्निटी तक चली जाती रहेगी। वो एक एग्जांपल हो गया। तो वो एग्जांपल हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का वो एग्जांपल हो गया। मेरे को मार्कर चेंज कर लेने दो। इंक खत्म हो गई, इंक भर के दो। दो मिनट रुक जाओ, इंक भरने दो। दूसरा भी खत्म हो गया। दो मिनट रुको छोटा लोग। हाँ, बैक टू स्टडीज। ब्रेक हो गया खत्म। नेक्स्ट फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन।
हाँ, तो सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीजें समझनी होगी। वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास and velocity, m into v, mass into velocity is momentum। mass into velocity मतलब momentum मतलब क्या होता है? किस स्पीड से, एक्सेलरेशन और मोमेंटम में डिफरेंस है। मास कितना वजन कितने स्पीड पे जा रहा है, कितना वजन कितने स्पीड पे जा रहा है, और अपना क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, यदि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? हाँ, v माइनस यू अपॉन टाइम। उसमें कितना टाइम चेंज हो रहा था वो चाहिए होता है, और उसमें क्या होता है कि ये मतलब मैटर कितना कितना वजन जा रहा है, कितने वेलोसिटी पे, वैसा। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू ये क्या था? हाँ, मास और एन, मास इनटू वेलोसिटी, तो एम वी, स्मॉल एम ले लेंगे, स्मॉल एम इनटू वी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब सेकेंड लॉ क्या है? The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. The rate of change of momentum is proportional to the applied force. The rate of change of momentum कैसा लिखूं? जैसे लिखता हूँ, rate of change of momentum, rate of change of momentum को m ले लिया, रेट ऑफ एम नहीं ले सकता। हाँ, मोमेंटम का ये पी होता है, मतलब वो डिनोट किया जाता है जिससे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो आगे बताऊँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? अपन ने इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन सीखा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है? इन लोग का बोलना क्या है सेकंड लॉ में? अगर किसी चीज के ऊपर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, जितना एक बढ़ेगा उतना ही दूसरा बढ़ेगा। तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब कितनी ताकत लगाई जा रही है उस पर। एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जब मोमेंटम चेंज होएगा चीज का, तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में ताकत लगाएंगे। कॉमन सेंस है, इधर चीज को धक्का मार रहा हो तो उधर जाके नहीं गिरेगी, आगे ही जाके गिरती है। तो क्या है बेसिकली, जब तुम लोग ज्यादा ताकत लगाओगे तो उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा, मतलब मोमेंटम उतना ही बढ़ेगा बेसिकली। ज्यादा ताकत ज्यादा मोमेंटम, एकदम सिंपल। क्या कैसा होगा सेकेंड लॉ? ज्यादा ताकत ज्यादा मोमेंटम, और इस साइड धक्का मारा तो उसी साइड जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ऐसा ही कुछ है। हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एग्जाम्पल, हाँ, ये बॉल है, ये बॉल, बी फॉर बॉल, वही जो ये बॉल है, इसको धक्का मारा, इसको मैंने फेंका, ये जाते जा रहा है। अब मैंने फेंका है इसको, समझ लीजिए मैं हूँ, मैंने ये बॉल फेंका, ये बॉल मैंने फेंका। तो ये बॉल मैंने फेंका तो क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब इसका जो मोमेंटम बढ़ रहा है वो क्या है? मैं ज्यादा ताकत लगाऊंगा तो ये ज्यादा मोमेंटम से आगे जाएगा, मैं कम ताकत लगाऊंगा तो ये कम मोमेंटम से आगे जाएगा। तो क्या हुआ? एक चीज बढ़ती है तो दूसरी बढ़ रही है, वैसे एक कम होएगी तो दूसरी कम होएगी, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब मैंने इसको जितनी ताकत से फेंका उतना ही उसका मोमेंटम बढ़ते हुए आगे जाएगा, और मैंने इसको इस डायरेक्शन में फेंका तो उसका मोमेंटम उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। सेकेंड लॉ यही है। The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force.
अब हम ये इसमें इसका सब पार्ट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे मिलेगा हमें, तो कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तब से तो बड़बड़ते आ रहा हूँ मैं कि कैसे होए क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पर उसको निकालेंगे कैसे, ऐसे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू change in momentum upon time। अब एकदम सिंपल समझो, एकदम पहले तो थोड़ा पीछे जाओ। हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में क्या किया था, एक्सेलरेशन वाज फाइनल इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। हाँ, तो एक्सेलरेशन ए के फॉर्मूला में हमने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम किया था। तो एक्सेलरेशन क्या है कि कितनी स्पीड बढ़ रही है या कितनी स्पीड कम हो रही है, इतना तुम्हें याद होना चाहिए, वरना जाओ बंद कर दो अभी। हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या था, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब कि कितना स्पीड में चेंज आया है, स्पीड कम हुई है, ज्यादा हुई है, एक्सेलरेशन हुआ है या डिसेलरेशन हुआ है, उसका डिफरेंस पता चलता था और उसको हम लोग टाइम से डिवाइड करते थे। तो टाइम से डिवाइड करने का हमें पता चलता था कि चीज की स्पीड बढ़ी है कि कम हुई है या कितना एक्सेलरेशन हुआ है। वैसे हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ मोमेंटम का निकालना है। किस चीज का, मोमेंटम का। तो यहाँ हमें मोमेंटम का निकालना है, तो उसका क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये अपॉन टाइम सेम है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ऐसा ही कुछ है। यहाँ क्या हुआ, अपन ने इस चीज को क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें पता करना था कि कितना चेंज हुआ है स्पीड में। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके हमें पता चलता था कि चेंज ऑफ स्पीड क्या है। वैसा यहीं पर यहाँ पे हमें मोमेंटम लिखना है, तो यहाँ मोमेंटम से रिलेटेड है, तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम, यहाँ क्या है, चेंज ऑफ स्पीड हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड नहीं, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पर वैसे ही यहाँ क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम है, पर हमने मोमेंटम का फॉर्मूला क्या सीखा, m इंटू वी, मतलब mv। तो यहाँ हम क्या करेंगे पता है, ये चेंज ऑफ मोमेंटम को यहाँ, ये चेंज ऑफ जैसे कि यहाँ पे हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी को प्रेजेंट किया था v माइनस यू से, वैसे हम यहाँ इसको प्रेजेंट करेंगे mv माइनस mvu से, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला था mv, m इंटू वी वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वैसा यहाँ पर कैसा था, v माइनस यू था सिर्फ, क्योंकि वहां पर उतना ही चाहिए वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल देते थे, पर यहाँ पर हमें मोमेंटम है। मोमेंटम में मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, ये m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस ये मतलब mv, और ये u मतलब वेलोसिटी है पर इनिशियल है, तो वैसे ही mv माइनस mu अपॉन t। तो अभी यहाँ कॉमन है तो क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा और ये v माइनस यू हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये अपॉन t आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ, आई होप तुम्हें समझ आए। बस शॉर्ट में बता देता हूँ, रेट ऑफ चेंज देखो यहाँ पर क्या था, एक्सेलरेशन के लिए अपन को वेलोसिटी का डिफरेंस चाहिए होता था, तो v माइनस यू करते थे। हमें यहाँ क्या चाहिए, मोमेंटम का डिफरेंस चाहिए, तो मोमेंटम में v माइनस यू है, समझो मोमेंटम है, मोमेंटम इसलिए m डाल दिया। ऐसा ही कुछ याद कर लो जिन लोग वीक हो, पर m क्यों है, m मास के लिए होता है, मोमेंटम के लिए नहीं, मोमेंटम के लिए होता है p। ये मेरे को मत बता तुम, मोमेंटम के लिए होता है p। और तो वैसे याद रखो कि अगर मोमेंटम का था तो यहाँ m डाल देंगे, v माइनस यू, तो फॉर्मूला आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। और सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला चाहिए, एक सेकेंड, हाँ, मतलब मोमेंटम मतलब p, सॉरी, सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला चाहिए तो m इंटू वी। m है मास और ये है वेलोसिटी। आई होप तुम अब तक समझ आ। थर्ड लॉ करेंगे, हाँ, थर्ड लॉ सबसे इजी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ
मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। एकदम सिंपल, एकदम ही ज्यादा। मैं किसी लड़की को जाके कुछ आड़ा टेढ़ा बोलता हूँ, एकदम सिंपल, वो मेरा एक्शन था। क्या था वो? मेरा एक्शन। एकदम सिंपल, मैं किसी जाके लड़की को छेड़ देता हूँ या कुछ आड़ा टेढ़ा जाके बोल देता हूँ, सिंपल सा, ये मेरा एक्शन था। अब सामने से क्या रिएक्शन आएगा? एक कान के नीचे चमक, एक मेरे को स्लैप कर देगा, जो भी होगा सामने वाला। तो उससे क्या होता है? मैंने एक्शन किया एक, और उसका मेरे को रिएक्शन मिला। मेरा एक्शन था। वैसे हर चीज का एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो वो एक्शन होने के बाद, जैसे कि अभी मैं बॉल फेंकता हूँ दीवार पे मैंने जोर का बॉल फेंक के मारा, तो क्या होता है? बॉल, पहले तो मैंने एक्शन कर दिया, मैंने फेंक दिया, वो मेरा एक्शन था, पर वो दीवार पे आपटता है और फिर से मेरे पास आता है, तो क्या हो गया? वो रिएक्शन हो गया उस चीज का। तो वैसे एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। इक्वल होता है दोनों का, वो इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टे डायरेक्शन में। अभी मैं दीवार को बॉल फेंक के मारूंगा तो उस साइड तो नहीं चला जाएगा, आपट के इस साइड ही आता है। तो वैसे ही तो उस साइड जाके इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो क्या है? एवरी एक्शन फोर्स has an equal and opposite reaction force. Every action force has an equal and opposite reaction force. मैंने किसी को जाके कुछ उल्टा बोला, वो हमको चमाट मार देगा। किसी को उल्टा बोलना वो मेरा एक्शन था, किसी ने मेरे को चमाट कर मार दिया, वो उसका रिएक्शन था। मैंने दीवार पे बॉल फेंक के मारा, वो देखो मार कर गिर गया। हाँ, मैंने दीवार पे बॉल फेंका, दीवार पे बॉल आपटा, वो मेरा एक्शन था, और फिर वो फिर से आपट के मेरे पास आ गया। वो बॉल का, वो मतलब मेरा एक्शन का रिएक्शन था। वो मेरे पास ही क्यों आया? क्योंकि ऑपोजिट होता है डायरेक्शन। मैंने उस साइड फेंका और वो बॉल आ गया मेरे पास। तो क्या? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। अब तुम्हारा होमवर्क है, मैंने जो आज पढ़ा है वो सारे तुम लोग को 5 टाइम्स लिखना है, तीनों लॉज, वो येलो पैराग्राफ, और तीनों लॉज येलो पैराग्राफ। और ये देखो पेज नंबर 13 पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला निकालने का है, पेज नंबर 13 पे जो लास्ट का पार्ट है, देखो ये पेज नंबर 13 है, पेज नंबर 13 का जो लास्ट का पार्ट है, यहाँ से मोमेंटम पी से लेके एंडिंग तक इसको 5 टाइम्स लिखना है, तीनों लॉस को 5 टाइम्स लिखना है, और दैट्स ऑल फॉर द डे। और तुम्हारा पोर्शन में थोड़ा नहीं, अभी आऊँगा 1-2 दिन में फिर से कंप्लीट करा दूंगा शॉर्ट में। ये चैप्टर तो लगभग हो ही गए, छोटा सा पार्ट बचा है लास्ट में, ये हो गया। फिर एक और चैप्टर करा दूंगा ये आधे घंटे में नेक्स्ट टाइम, और फिर वो 2 होंगे, वो एक दिन में डन कर दूंगा। चलो बाय।